देंगे। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अभिवृत्ति बल्कि परिस्थिति, अनुभव, संगति एवं सामाजिक वातावरण के साथ, संगति और सामाजिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया के फलस्वरूप, अंतः क्रिया मतलब इंटरैक्शन, आदान प्रदान आप बोल सकते हो, इंटरैक्शन के फलस्वरूप, अंतः क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे इसका निर्माण और विकास होता है। धीरे धीरे इसका निर्माण होगा, इसका विकास होगा। यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है, निरंतर सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब हम विभिन्न स्थानों में, विभिन्न व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों, सामाजिक समस्याओं, नवीन चुनौतियों एवं परिवर्तनों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो फिर उनके संबंध में अभिवृत्ति का निर्माण एवं विकास होता है। तो फिर उनके संबंध में अभिवृत्ति का निर्माण एवं विकास होता है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया परिस्थिति, वातावरण और ज्ञानात्मक क्षमता अलग अलग होती है, अतः लोगों में अलग अलग अभिवृत्ति विकसित होती है, अतः लोगों में अलग अलग अभिवृत्ति विकसित होती है। अब कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होने में कौन से कारक है। सबसे पहले है, आप लिख सकते हो साहचर्य। किसके माध्यम से? पहला पॉइंट बोलो, किसके माध्यम से? हम साहचर्य के माध्यम से अभिवृत्ति का निर्माण और विकास करते हैं। साहचर्य का मतलब बचपन में साहचर्य मिलता है माता पिता का, घर परिवार का, पड़ोसी होंगे,
बोलो, मित्र मंडली होगी, स्कूल जाएंगे तो शिक्षक होंगे, इनका साथ मिलता है। और ये जो साहचर्य है, साहचर्य मतलब साथ, ये जो साथ मिलता है उसके कारण अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होता है। तो साहचर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है कि बचपन में आप किसके साथ हो, माता पिता के साथ हो तो उनका जो एटीट्यूड होगा, अब वो एटीट्यूड आपका भी डेवलप हो सकता है। वो जिन चीजों को पसंद करते हो, जो वो काम करते हो, आप भी सामान्यतः वही काम करना शुरू कर दोगे। अभिवृत्ति के कितने घटक, कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक के भीतर विचार, विश्वास, विचार, विश्वास, ज्ञान, समझ, यस और नो, धारणा। और भावात्मक के भीतर पसंद नापसंद, बोलो। और व्यवहारात्मक के नीचे कार्य करने की तत्परता, पक्ष में करोगे या, ध्यान रखना ये मनोवृत्ति शब्द का प्रयोग कई अन्य जगहों पे भी करोगे, और इसके निर्माण और विकास में कई कारक हैं। उसमें से पहला कारक कौन? एक महत्वपूर्ण कारक होता है दंड और पुरस्कार। कौन सा कारक? हम दंड और पुरस्कार के माध्यम से लोगों की अभिवृत्ति का बदल सकते हैं, विकास कर सकते हैं। किसके माध्यम से? हम दंड देके किसी को नकारात्मक अभिवृत्ति, आदत उनको पसंद आता है, अगर किसी को पसंद बहुत हो कि हम घर के कूड़े को नदी में ही फेंकेंगे, कई लोगों को लगता है नदी में नहीं डालेंगे तो पाप लगेगा, तो पाप से बचने के लिए घर का कूड़ा कहां डाल देते हैं? नदी में डाल देंगे, तालाब में डाल देंगे। ये सुनो, बहुत सारे लोगों की ये दशा है कि वो ऐसी चीजों को उठा के, जो भी ऐसे जो साल भर में कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं उनको उठा के डाल देते हैं। तो हमने कौन सा उपाय निकाला? डालोगे तो फिर तो दंडित करने की व्यवस्था कर देंगे। और हम लोगों ने क्या किया कि कई नदियों को, जैसे गंगा और यमुना को, हम लोगों ने जीवित मानव का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? अब वहां जाके कूड़ा फैलाओगे तो फिर तो दंडित होना तय है। तो जिनकी पसंद थी, जिनका विचार था कि इसी में डालने से पाप कटता है, उनका विचार बदल गया। बोलो, उनकी पसंद बदल गई। पहले वो उसके अनुकूल काम करते थे, अब उसका काम भी बदल गया। तीनों चीजों पे असर जा रहा है। किस पे? संज्ञानात्मक पक्ष, बोलो, भावात्मक पक्ष, और तो ये सब महत्वपूर्ण है। संगति का असर बहुत पड़ता है। संगति है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। स्वाध्याय का असर पड़ता है, आप कौन से, किस टाइप की पुस्तकों का अध्ययन करते हो, इसका आपके मनोवृत्ति पे असर पड़ता है। बोलो, कभी कभी अचानक कुछ घटना घट जाएगी जीवन में, मनोवृत्ति पे असर पड़ेगा। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हो गया, मनोवृत्ति हमारी थोड़ी सी और बदली। कई लोगों का जो पाकिस्तान के प्रति थोड़ा था कि ठीक है अपना अलग है, मगर जिस तरीके से हुआ अचानक निगेटिव, और ज्यादा निगेटिव हो गया। बोलो यस और नो, नापसंद की मात्रा बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हो सकता है कुछ लोग न्यूट्रल टाइप में रहे होंगे, ठीक है वो अलग है, तो ज्यादा पसंद नापसंद का नहीं, मगर नापसंद की मात्रा बदल गई। बोलो, तो मनोवृत्ति परिवर्तन में कुछ अचानक घटित घटनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका। आपका अनुभव, जैसे जैसे अनुभव होता है, शुरुआत में लोगों का एटीट्यूड रहता है कुछ अलग कि भौतिक संपदा खूब चाहिए। बोलो, बाद में उनका एटीट्यूड, विचार बदलता है, पसंद बदलता है। अनुभव के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी क्या बदलता है? क्या बदलता है? तो कई लोग जिन्होंने युवावस्था में खूब मेहनत किया, दिन रात एक पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करने के क्रम में 3-4 टाइप का प्रॉब्लम भी पाल लिया, ये सुनो, बाद में उनके जैसे ही वो एक अवस्था वो क्रॉस करते हैं, उनका एटीट्यूड फिर चेंज होता है। बोलो, उनकी पसंद बदलने लगती है। बोलो ये सुनो, तो ये सारी चीजें कई बार अनुभव के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हमारा एटीट्यूड परिवर्तित होता है और विकसित होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो आपका है फिक्स वही रहेगा। हो सकता है अभी धन के पीछे खूब आपका प्रबल भावना हो कि धन ही रहना चाहिए। बोलो, मगर ये भी संभव है धन की अधिकता हो जाए और उसके बाद आपका एटीट्यूड फिर से चेंज हो जाए, आपका विचार बदल जाए, अब धन से ज्यादा आपको मानसिक आनंद की चिंता सताने लगे। ये संभव है कि नहीं है? बहुतों के साथ है। कई लोगों का लाइफ देखोगे, अपने जीवन की भी दशा देख लेना, ये समझने के लिए जीवन के 3 पक्ष हैं, 3 फेज है।
कितने फेज हैं? किसके? जीवन के। अपने ऊपर ध्यान भी रखना कि कौन से फेज से गुजर रहे हो। अभी आप में से ज्यादातर लोग पहले फेज से गुजर रहे हो, लगभग सभी लोग। कौन से फेज से? पहला फेज है। पहला फेज ये है, ध्यान देना कि ऊर्जा बहुत है। ऊर्जा क्या है? बहुत है। समय भी बहुत है। बोलो, समय बहुत है, फुल टाइम फ्री हो, और ऊर्जा भी है। आपकी ऊर्जा सही दिशा में तो लग जाए, समय का सदुपयोग हो, ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो आईएएस बन जाओगे। दिक्कत किसकी है? धन की। धन की क्या है? कमी है। ये सोनो पहला फेज। आप में से ज्यादातर लोग धन की कमी से जूझ रहे होंगे, डिपेंडेंट हैं। बोलो, पर्याप्त नहीं है, मतलब खूब नहीं है। बचा के तो रखना तो मुश्किल काम है ना। आ रहा है, किसी तरह से मैनेज किए हो। अरे बोलो, अधिकता है क्या धन की? कोई बोलेगा क्या धन की अधिकता है? कोई नहीं बोलेगा। कोई बचाने की स्थिति है? पहले सुन तो लो। अब दिमाग काम करना शुरू कर चुका है तुम्हारा। अभी आईएएस का सवाल पूछेंगे तो मौन साध लोगे। अब लगता है कि अपने एरिया में आ गया है मामला, अब घंटों डिस्कशन हो जाएगा। यही तो दशा बिगड़ी जो हुई है ना। दिमाग दिमाग चलना तब शुरू होता है जब कुछ इस टाइप से लिख से पढ़ाई को छोड़ के किसी और मुद्दे पे जाया जाए तो मास्टरी लगता है कि इन्होंने मास्टरी कर रखी है। कुछ टाइम इन्होंने उस क्षेत्र में दिया है। ये सुनो, अब मैं कुछ और बात करूं मोबाइल के बारे में तो 4 बातें और आ जाएंगे। फिल्मी दुनिया पे जाऊं तो अभी से बताना शुरू कर दें कौन सी मूवी आ रही है और उसमें कौन कौन से हीरो हैं, कहां शूटिंग हो रही है। बोलो, सब बता देंगे। कौन सा मोबाइल का मॉडल जानदार है, अलग से मास्टरी कर रखी है। पीटी भी तो पास होना है। बोलो, पीटी पास होना है ना। कई लोग मास्टरी अलग टाइप का रखे रहते हैं, लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि गजब जानकारी है इसको। बोलो, अगल बगल वाले तनाव में आ जाते, इतने मोबाइल का नाम बता देगा। बोलो, बता देगा कि नहीं बता देगा? एकदम एक्सपर्टीज है। आईएएस की तैयारी जारी है। बोलो, ये नो। तो पहला फेज में ज्यादातर लोग कौन से फेज में हो? फर्स्ट फेज में। दूसरा फेज तब होगा जब ऊर्जा तो रहेगी, धन भी आना अब शुरू हो गया। खूब मेहनत करते हो, धन भी आना शुरू हो जाता है, रफ्तार पकड़ लेता है। दिक्कत क्या होती है? समय, मिलने का समय नहीं है लोगों से। लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, मतलब नजदीकी मित्रों से मिलने के लिए भी दिक्कत रहती है, घर परिवार से मिलने में दिक्कत है, कठिनाई है। घर पे तो है मगर समय नहीं है कि जाके पिताजी का ठीक से इलाज करा दे, माता जी का इलाज करा दे। ये भी फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त हो गए। किसी तीसरे को चौथे को भेज रहे, जाकर देख लेना। धन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, आकर्षण बढ़ गया। बोलो, बहुतों की दशा ये है, ये भी ठीक ठीक दशा में है। तीसरा फेज आ जाएगा, धन बहुत है, समय भी बहुत है, खूब टाइम फुर्सत में आ गए, ऊर्जा कहां चली गई? बैठ के देख रहे क्या कर लेगा। और धन कमाने के क्रम में 4-5 चीज ले भी लिए। बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट के मरीज भी हो गए। 3-4 चीजें लाद लिया अपने साथ साथ। बोलो, ये नो। तो जीवन जो यौवन था वो धन कमाने में चला गया, और जो बुढ़ापा था उस धन की चौकीदारी में चला गया। बहुत लोग चौकीदारी करते हैं अपने ही धन इकट्ठे किए गए धन का, कि कहीं कोई ले ना जाए। उस पर नजर पड़ती है अगले जनरेशन की, इतना कमा के रखा है, अब हम क्यों काम करें। तो पक्का बिगड़ना उसका तय है। पढ़ेगा क्यों? बोलो, क्यों पढ़ेगा? आपने करोड़ों इकट्ठा करके रखा है तो किसी की तो नजर है उसके ऊपर, अगली पीढ़ी की नजर है। तो बोलो, है कि नहीं है? और एक बार उसको लत लग गई उड़ाने की तो फिर तो आपको समझाने से थोड़ी समझेगा। तो वो अपने लिए भी दुखदाई रहा, अगली पीढ़ी के लिए दुखदाई रहा। और अगर पूरा तहस नहस करके पैसा इकट्ठा किया गया है तो अगली पीढ़ी पर नकारात्मक असर तो पड़ेगा। ध्यान देना, अगर बहुत आह लेके पैसा इकट्ठा किया गया है तो फिर कठिनाई जाएगी अगली पीढ़ी पे। और नजर डाल के देख लो, आपके आसपास खूब ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी युवावस्था में जिसका था उसी को दोहन कर लिया, शोषण कर लिया। ताकत बहुत थी उनके पास,
ऊर्जा बहुत थी, एनर्जी लेवल हाई था उनका। कालांतर की स्थिति देखो उनकी, अंतिम चरण में स्थिति देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इस फेज में जा रहे हो, सेकंड फेज में जाओगे तो सतर्क रहना, समय थोड़ा बहुत निकालते रहना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि अपने धन की चौकीदारी करने की जरूरत पड़ जाए। बहुत लोग चौकीदारी करते हैं, अब नजर डालोगे तो मिल जाएगा। बीमारी इलाज नहीं करा सकते, कहीं घूम नहीं सकते, पैसा है बहुत, और ये मानसिक केवल संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास, क्या कर लोगे फिर? दिक्कत है, कठिनाई है। समय से सतर्क रहना। तो इस अवस्था में जाएगा तो उसकी उसकी मनोवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो। हो सकता अफसोस भी करे, हो सकता अफसोस भी करे, संभव है कि नहीं है? उसके विचार बदल जाए, उसकी पसंद बदल जाए। बोलो। तो कई बार उम्र के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ हमारी अभिवृत्ति निर्मित होती है, विकसित होती है, परिवर्तित होती है। क्लियर? अचानक कोई घटना घट जाए तब पर भी होता है। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी है कि अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में तो साहचर्य है, हमारा स्कूल है, अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, परिस्थिति है, दंड और पुरस्कार है। बोलो संगति कैसी है? संगति भी, संगति को तो विशेष ध्यान देना आप सबके लिए। नहीं तो चले हो आईएएस बनने के लिए, वहां से विचार को लेके चले थे कि आईएएस बनना है, पसंद भी कर रहे थे कि आईएएस बनेंगे, ये सोनो, शुरुआत में आके काम भी कर रहे थे, उसके अनुकूल काम कर रहे थे, बाद में अचानक संगति, तो विचार बदल गया। बोलो। अब विचार आने लगा कि एक साल में थोड़ी होता है, 2-3 साल पहले यहाँ पे घूम लेते हैं, ये सोनो, थोड़ा मटरगश्ती कर लेते हैं, इस टाइप का विचार पनप गया। पसंद बदल गई, पहले पसंद पढ़ाई की थी, अब पसंद कोई और, तो हो गया गेम उनका। बहुतों की दशा यही है। और जो फिर तो थिंक आईएएस टाइप की कोचिंग है ही आपके लिए 2.5 लाख 3 लाख लेने के लिए वो अलग व्यवस्था किए हुए हैं। और भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मनोवृत्ति परिवर्तित। बोलो। किसको पसंद करो वही डिसाइड करते हैं। बोलो ये स्वर्णो। कहां पढ़ो कोई तीसरा आदमी डिसाइड कर रहा है। बोलो ये स्वर्णो। आपके विचार बदल गए। कई लोगों का विचार बदल गया कि भाई चाहता था कुछ और बनना, उसके दिमाग में कि मैं तो 12वीं पास हूं, अब 12वीं पास का कॉन्फिडेंस लेवल अलग जा रहा है। कहता है जब फेल हो सकता है तो मैं तो पास हो गया हूं। तो पिछली बार एक विज्ञापन किसी ने कहीं डाला था, क्योंकि इस बार ना लगभग 60 लाख लोग 12वीं फेल हुए हैं बिहार में, यूपी में, कई जगहों। कोई रिपोर्ट था ऐसा, आप देख लोगे, उसको चेक करोगे। तो लोगों ने यहां विज्ञापन लगा दिया कि 12वीं फेल सीधे बने आईएएस, विथ डिस्काउंट के साथ साथ। तो ये काम नहीं करना है। वो एक्सेप्शनल केस थे, ऐसा नहीं था कि उनके पढ़ाई लिखाई का। कभी कभी तेज लोगों के साथ भी कुछ घटना हो जाती, या फिर कभी कभी आदमी थोड़ा लापरवाही दिखा देता है जीवन में, तो जब उसको ठोकर लगती तो ईगो जगता है, और जब भीतर का वो जगता है स्वत्व, तो वो पूरी ताकत झोंक देता है। ताकत झोंक के लोग सफल हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण रहे हैं। ठीक है कि कोई असफलता मिली, सामने वाले को चोट पहुंची, दिल पे ले लिया, पूरी ताकत लगाए और फिर फाइनली सफल हुए। ऐसी स्थितियां रहती हैं कई लोगों के साथ। आपको लिखना वही जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? ये तो समझने के लिए कर सकते हो। तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो कि इन चीजों से भी अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होता है। कानून भी उसमें से एक है। जैसे कई बार इच्छा पसंद होता है कि खूब तेज गाड़ी चला लें, पसंद तो करते हैं तेज गाड़ी, मगर नियम बना हुआ है, रफ्तार ज्यादा पकड़ोगे फाइन लग जाएगा। बोलो। तो पसंद होते हुए भी हम कार्य नहीं करते हैं। बोलो। कि कहीं सीसीटीवी पे नजर आ गए और फिर फाइन लगेगा, जुर्माना लग जाएगा, तो हम अपने एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार करते हैं। ध्यान देना। तो निर्माण, विकास, परिवर्तन सब इसके भीतर हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? नोट करेंगे। साहचर्य के माध्यम से, इसके माध्यम से अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में माता पिता,
सगे संबंधियों, आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष रूप से बचपन में या बाल्यावस्था, आप लिख सकते हो, विशेष रूप बाल्यावस्था में व्यक्ति स्वयं को घर के सदस्यों से के साथ जोड़कर, स्वयं को घर के सदस्यों के साथ जोड़कर उनके अनुरूप अभिवृत्ति का विकास कर लेता है। हो सकता है कि घर में ना किसी एक व्यक्ति के अनुरूप आप एटीट्यूड डेवलप कर लो। हो सकता है बड़ा ब्रदर का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ जाए, हो सकता है चाचा का पड़ जाए, हो सकता है दादा का पड़ जाए, माता का, पिता का। तो कभी कभी हम किसी खास के साथ भी जोड़ लेते हैं। बच्चों की स्थिति देखोगे ना, और उनके अनुरूप वो जो पसंद करेंगे वो भी पसंद करने लगेगा। बोलो, उनकी एक बात पे वो काम करने के लिए तत्पर हो जाएगा, विचार वैसा बना लेता है। प्रवृत्ति के निर्माण और विकास में आरंभ में किसकी भूमिका? माता पिता और घर के सदस्यों को। जैसे ही घर से बाहर निकला स्कूल में, तो सहपाठी आ जाएंगे और स्कूल टीचर आ जाएंगे, किताबें आ जाएंगी, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आ जाएंगी। बोलो, केवल सोचो कि कैसे विकास होगा, तो सबसे पहले घर से दिखा दिए। बोलो यस और नो? निर्माण विकास में घर परिवार आरंभ में। उसके बाद बाहर निकला तो कौन कौन? बोलो, दिमाग लगाओ, कौन कौन? टीचर हो जाएंगे, सहपाठी हो जाएंगे, बोलो, पाठ्य पुस्तकें हो जाएंगे, जो आप पढ़ रहे हो उसका भी तो असर पड़ता है। और उसके बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, जो खेलकूद है, वो भी हमारे एटीट्यूड के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, पहला चेंज करके यहीं पे। विद्यालयों में अभिवृत्ति के विकास और निर्माण में अध्यापकों, सहपाठियों, पाठ्य पुस्तकों, एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे खेलकूद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? मान लो स्कूल में नाटक हो और कोई बच्चा बचपन में भगत सिंह का रोल कर ले, तो एक बार वो रोल कर लेगा तो हमेशा के लिए उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। हमेशा देशभक्ति की बात करेगा, एकता की बात करेगा, ये छोड़ो, सांप्रदायिकता का विरोध करेगा, जो उनके समाजवादी विचार हो सकता है उससे प्रभावित हो जाए। संभव है कि नहीं है? तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो व्यक्ति की एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो तो हो सकता है कि हम दिशा बदल दें बच्चों का। अगर पढ़ाई ठीक से कराई जाए तो उनके एटीट्यूड को हम लोग भले सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। अभी जो पढ़ाई कराई जा रही है लाभ हानि और इस तरीके से, एटीट्यूड भी थोड़ा उसी टाइप से डेवलप हो जाता है। बोलो, इसलिए नई शिक्षा नीति में इसको ध्यान रखा गया है। उसका एक उद्देश्य यह भी है कि सकारात्मक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप हो। कैसा एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड, देश के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अच्छा एटीट्यूड डेवलप हो,
योग आदि के प्रति भी अच्छा सा एटीट्यूड डेवलप हो, ये सुनो। नहीं तो कई बार देश, सांस्कृतिक जो अपने धरोहर हैं उनके प्रति बहुत एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता, उनके प्रति विचार नहीं बन पाता, लोग उसे एक सामान्य सी वस्तु समझ लेते हैं। क्लियर है? तो एटीट्यूड को भी परिवर्तित करने पे बल दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। हो गया? नेक्स्ट पैराचेन, नेक्स्ट दंड और पुरस्कार के माध्यम से। देखो, जो हम जीवन में काम करते हैं, उन काम करने के बाद जो हमें कभी कभी दंड मिलता है, कभी पुरस्कार, कभी निंदा, कभी सम्मान, ये चीजें भी अभिवृत्ति के निर्माण में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्माण में, विकास में और अभिवृत्ति के परिवर्तन में भी। कौन सा टर्म लिखोगे? दंड और, फिर से बोलो कौन सा लिखोगे? दंड और पुरस्कार जो है ना, ये इसको कभी जब आ जाए तो न्याय से भी जोड़ सकते हो। किससे? ये न्याय की अवधारणा को साकारित करता है। कौन सा टर्म? न्याय यह कहता है, न्याय की यह मांग है कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको क्या मिले। ये न्याय की मांग है। अगर आप उसको पुरस्कार दे रहे हो, सम्मानित कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा काम करो और आप उसको पुरस्कार नहीं दे रहे हो, तो कहा जाएगा अन्याय हो रहा है इस आदमी के साथ। ये सुनो, बहुत अच्छा खेल में प्रदर्शन किया और उसको अर्जुन अवार्ड नहीं दे रहे हो, बोलो, तो कहा जाए अन्याय हो रहा है इस खिलाड़ी के साथ। कहेंगे कि नहीं? उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। और जो गलत काम कर रहा है उसको क्या मिल रहा हो, तो यह भी न्याय है। तो दंड और पुरस्कार जो है, ध्यान रखना, दंड और पुरस्कार न्याय की अवधारणा को साकारित करते हैं। और इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? बोलो, दंड और के माध्यम से हम अभिवृत्ति का क्या करेंगे? अब परिवर्तित भी करेंगे। अच्छा काम कर रहे आप उसको पुरस्कार दे दो, उसको और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। बुरा काम कर रहे आप उसके लिए क्या कर दो, वो सोचेगा 4 बार बुरा करने से पहले कि दंड मिल जाएगा। बोलो, तो ऐसे निर्माण और विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारे शब्द आपकी भाषा में होने चाहिए और जोड़ने की कला होनी चाहिए। हम दंड और पुरस्कार लिखेंगे तो हतोत्साहन और प्रोत्साहन भी लिख सकते हैं। हम पुरस्कार देकर क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। और दंड देकर क्या करते हैं? तो प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीति अपना लेंगे। कभी मान लो पूछ ले कि प्रशासन में आप नैतिकता को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कैसे नैतिकता को बढ़ावा दोगे प्रशासन में, कौन सी नीति अपना लोगे, तो आप दंड और पुरस्कार भी बोल सकते हो। और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करना है तो आप बोल सकते हैं हम प्रोत्साहन और, कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए हो, आप प्रशासन में कैसे नैतिकता को बढ़ावा दोगे, तो हम कहते हैं हम प्रशासन में जब आएंगे तो प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीति जो हमारे अंडर में रहेगा, अगर अच्छा काम करेगा उसको प्रोत्साहित करेंगे, बोलो, सम्मानित करेंगे, संभव तो पुरस्कृत करेंगे, और जो गलत काम करेगा उसे दंड, निंदा आदि के माध्यम से हतोत्साहित करेंगे। कौन सा टर्म? तो प्रोत्साहन और हतोत्साहन दो बड़े अच्छे शब्द हैं। इनके माध्यम से भी हम लोगों के एटीट्यूड को बदल सकते हैं। तो अच्छे शब्द अपनी भाषा में लाओ, नए नए अच्छे शब्द जिनका प्रभाव पड़ता हो। तो दंड और पुरस्कार को आप प्रोत्साहन और हतोत्साहन से जोड़कर अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्लियर है? नोट करोगे आप। दंड और पुरस्कार जीवन में किए जाने वाले, दंड और पुरस्कार में लिख रहे हो, जीवन में किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले, जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले दंड एवं निंदा, दंड एवं निंदा तथा प्रशंसा और पुरस्कार भी, प्रशंसा और पुरस्कार भी अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में
सहायक हैं। अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में सहायक है। हम इसके माध्यम से सकारात्मक अभिवृत्ति को निर्मित कर सकते हैं और नकारात्मक अभिवृत्ति को लोग बदल सकते हैं। नोट कर लोगे, इसके माध्यम से मतलब दंड पुरस्कार के माध्यम से सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण और नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेकर लिख सकते हो, जैसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग करते क्या है, हर एक साल जैसे 26 जनवरी को हम पूरे भारतवर्ष से वीर बालक और वीर बालिकाओं को दिल्ली बुलाते हैं जिन्होंने वीरता का कार्य किया हो। हम चुनते हैं पूरे भारतवर्ष से किसने किसने अच्छा काम किया है और उनको यहाँ 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। उन्हें कई जगह घुमाया जाता है, उनके साथ भारत के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी भोजन करते हैं। तो जब इनकी ये स्थिति आती है कि मान लो किसी ने वीरता पूर्वक कार्य कर दिया, ट्रेन एक्सीडेंट को बचा दिया, जा रहा था देखा कि यहाँ पे टूटा हुआ है, उसने कोई उपाय करके सूचना देकर बचा दिया, या कहीं पे कोई ऐसी कठिनाई थी जिसको सतर्क होकर उसने रक्षा कर दिया, तो वैसे बच्चों को बुला के पुरस्कार दिया जाता है। एक बार यदि आपने पुरस्कार दे दिया तो जीवन भर उसका एटीट्यूड क्या हो गया, बहादुरी पूर्वक काम करने की प्रेरणा मिल गई। अब वो हमेशा पसंद करेगा कि कहीं वीरता का काम हो तो आगे बढ़ के करेगा, क्योंकि आपने उसको सम्मान दिया, प्रशंसा दिया, ये स्वर्णो, उसके अंदर आजीवन ये भाव पैदा हो जाएगा। तो हमने सम्मान देकर उसका एटीट्यूड क्या कर लिया, उसका विचार, अच्छा विचार डेवलप कर दिया, उसकी पसंद अच्छी पसंद हो गई, और जब मौका मिलेगा उसके अनुरूप काम भी बच्चा करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। और इसी प्रकार ये तो पुरस्कार का उदाहरण हो गया। एक हम लोग दंड वाला उदाहरण दे देंगे। जब उदाहरण देंगे तो दोनों का देंगे। जैसे हमने गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा, अब उसमें कोई कूड़ा डालेगा तो बोलो क्या करेंगे, जीवित मानव को उसमें जाके आप कूड़ा डालोगे, घर का कचरा। कई लोग की आदत पड़ गई है, पाप पुण्य लेने के चक्कर में क्या करता है, पाप करता है बेसिकली। वो जीवित मानव पूजा भी कर रहा है, उसी में शीशा तमाम जो चीजें हैं उसी में वो डाल के सोचता है कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई है। ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया है, बड़े पैमाने पे डेवलप है लोगों का, है कि नहीं है। कई लोग पुल के ऊपर से गिरा देते हैं सामग्री को। आप इसलिए देखोगे पुल के जहां पे यमुना पुल है, यमुना नदी पे साइड में बड़ी ऊंची ऊंची रेलिंग दी गई है, किससे बचने के लिए, वो जो कूड़ा डालने वालों से बचने के लिए। फिर भी उस पर जाकर वो कुछ ना कुछ डाल के आ जाते हैं। बोलो, अब सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है कि डालोगे, पकड़ में आ गए तो फाइन हो जाएगा। एक दंड के माध्यम से हम लोग बदल रहे हैं। बोलो ये स्वर्णो उनकी मनोवृत्ति को बदल रहे हैं। एक पुरस्कार का उदाहरण आप अपने तरीके से भी कोई उदाहरण दे सकते हो। क्लियर है, नोट करोगे। हम आईएएस ऑफिसर्स को भी तो करते हैं। हर एक साल जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको एक्सीलेंसी अवार्ड मिलता है। प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड मिलता है कि इस आईएएस ऑफिसर ने पूरे भारतवर्ष में अपने जिले में सबसे बढ़िया काम किया है। क्लियर, तो ये ये पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा करने से आईएएस ऑफिसर को और भविष्य में अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्लियर, तो दिया जाता है अलग अलग अवसर। तो ये जितने पुरस्कार हैं, तो भारत रत्न हो या पद्म श्री, पद्म विभूषण हो, ये क्या है, ये अच्छे कार्यों को बढ़ावा, बोलो लोग और अच्छी अच्छी रचनाएं करें, अच्छा अच्छा कार्य करें, इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये स्वर्णो
उनकी पसंद बदली जाती है, उनके विचार को बदला जाता है। औरों के अंदर भी अच्छा विचार है कि मुझे भी अच्छा काम करना है, मुझे भी अगले बार पुरस्कार मिल सकता है। कई लोग पुरस्कार की लालसा में नहीं काम करते अच्छा काम, ये ठीक काम नहीं है, ध्यान देना नैतिकता के दृष्टिकोण से। मगर सरकार ऐसे लोगों को खोज लेती है जो लगातार अच्छा काम करते हैं, तो उनको पुरस्कार देती है। नोट करते हैं, जैसे 26 जनवरी के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिए बच्चों को पुरस्कृत करना। वो पेपर में आता है, पेपर में रिपोर्टिंग होती है, बड़ा उनका सम्मान किया जाता है, आदर के साथ उनको रखा जाता है, सबको बुलाया जाता है यहाँ पे और उनको पुरस्कार दिया जाता है, टीवी कवरेज भी होता है। क्लियर? ऐसा करके नोट करोगे ऐसा करके भविष्य में पुनः वैसा कार्य करने की मनोवृत्ति क्या लाइन का क्या लिखा आपने? विकसित होती है। ऊपर आगे वाले में शब्द को काट के इससे कर लेना, इससे भविष्य में पुनः वैसा कार्य करने की मनोवृत्ति विकसित होती है। क्लियर? लिख लिया, करेक्ट कर लिया लाइन को, नोट कर लोगे। दूसरा, एक तो पुरस्कार का उदाहरण देकर हम मनोवृत्ति परिवर्तित कर रहे हैं, बोलो, मनोवृत्ति को एक अच्छी दिशा में विकसित कर रहे हैं। और एक दंड वाला उदाहरण दे देंगे, दंड वाले में लिख लो, गंगा और जमुना नदी को अभी जीवित मानव का दर्जा दे दिया गया है, जीवित मानव का दर्जा। और भी नदियों को, गंगा जमुना के साथ साथ और भी नदियों के बारे में ऐसा आ रहा है। इसमें कूड़ा डालने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है, कूड़ा डालने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। क्लियर? क्या लिख लिया? ठीक है, नोट कर लोगे। सूचना और तकनीक के माध्यम से, सूचना और तकनीक के माध्यम से किसके माध्यम से? आज तो इसका बड़ा मेजर रोल हो गया है, टीवी का, रेडियो का, सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया भी। प्रिंट मीडिया का कम रोल है, सोशल मीडिया का ज्यादा रोल हो गया है। हमारे एटीट्यूड के निर्माण में और विकास में और उसको परिवर्तित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है कि नहीं है? इंटरनेट की, टेलीग्राम की और भी जो चीजें हैं, जो ऐसा है, जो ट्विटर भी है, आप उसमें बोल सकते हो, ये आवृत्ति के निर्माण में और विकास में। अभी देख ही रहे थे, ये जो अभी इंस्टाग्राम जो भी हो, ये सोशल मीडिया कितनी एक्टिव थी, सभी जो भारत पाकिस्तान का था, पता ही नहीं चल रहा था कौन सा न्यूज, और लोगों का एटीट्यूड आगे पीछे हो रहा था। एक न्यूज देखा पसंद बदल गई, दूसरा न्यूज देखा पसंद कुछ और हो गई, विचार बार बार बदल रहा था। अरे बोलो ये सुनो, ये सब विचार को प्रभावित करके मनोवृत्ति को ही तो प्रभावित कर रहे थे कि हम ज्यादा बेहतर स्थिति में, आप थोड़ा अपना पसंद बदल लो। तो दोनों साइड से देखोगे ना तो खूब ऐसा वाद चला है, बोलो। और दिन भर लोग उस सोशल मीडिया पे थे और उन न्यूज को, और अच्छे प्रतिष्ठित कई सारे जो मीडिया चैनल्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी,
वहां पे भी कुछ कुछ ऐसी न्यूज चलाई गई, फर्जी खबरें चलाई गई, बाद में खंडन भी हुआ, और लोग बड़े पैमाने पे अपना टीआरपी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और लोग मिल रहे थे खूब उनको, मिल गए थे। नहीं, बहुत सारी चीजें दोनों साइड से खूब हुआ है, इधर से भी था और उधर से भी था। दुष्प्रचार एकदम चरम स्तर पे था कि हमने ये मार दिया, तो सामने वाला बोल रहा है ये मार दिया, और जो जिसको जो पार्टी लेना हो दोनों खुश था कि हमने भी मार दिया, और तो जो अपने अपने टाइप से देख रहा था। और होता क्या है कि अभी एआई बेस्ड ये सारा चीज हो गया है, तो जिसको एक बार जिसने देखा कि ये पसंद कर रहा है भारत का, तो उसको भारत के पसंद के सारे चैनल खोल देता है कि अब जब देखो तो भारत पसंद। और किसी ने पाकिस्तान वाला एक बार देख लिया, उसको पाकिस्तान का चैनल लाइन से कि ये भी चैनल देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो एक बार आप जिस एरिया में जाते हो फिर तो वो दिखाता है, कुछ घंटे समय यहाँ व्यतीत करो आप। और कई लोग जो अभी मेंस देने पीटी दे रहे थे, वो कई घंटे सोशल मीडिया पे जाके क्या कर लिए, बोलो, देख के आप अभी स्थिति को परिवर्तन, आपके सामने एक तात्कालिक लक्ष्य रखा हुआ है, और ये बड़े पैमाने पे लोगों ने अपना समय 2-3 दिन का खूब सोशल मीडिया देख देख कर उसी में मैसेज लिख रहे हैं, पक्ष और विपक्ष लिख रहे हैं। बोलो ये सवर्णों इमीडिएट अपने लक्ष्य से हो अलग हट के दूसरी जगह चले गए थे। बहुतों की दशा ये थी, और हिंदी माध्यम में विशेष रूप से। नेक्स्ट नोट करोगे, सोशल मीडिया अभी सबसे प्रबल भूमिका इसी की है। सोशल मीडिया की सूचना और तकनीक के माध्यम से हम सामने वाले की पसंद बदल सकते हैं, हम सामने वाले के विचार को बदल सकते हैं, उसकी सोच बदल सकते हैं। किसके माध्यम से? और ये काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। आप किस किस चीज को आप पसंद करो, ये डिसाइड कौन कर रहा है आज के डेट में? आपका खान पान, रहन सहन, तमाम चीजों की बातें कौन डिसाइड कर रहा है? कौन से ब्रांड की घड़ी पहनोगे ये भी यही डिसाइड करता है। क्या खाओगे डिसाइड कौन कर रहा है? सोशल मीडिया। तो हमारे एटीट्यूड को चेंज करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब काम कर रखा है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कई सारे कोचिंगों के 300 चैनल हैं, और एक कोचिंग 300 चैनल चला रही है, लबास फलाना वाला, ये वाला, ये वाला, कई सारी चीजें चल रही है। नहीं, स्पेशली लबासना को लेकर, मसूरी को लेकर, इस टाइप से कि आईएएस बन जाओ, आईएएस वाला, ऐसे कुछ कुछ करके चल रहा है। इस सब में आईएएस ही है, आईएएस आसानी से बन जाओ। वो इतना आकर्षक चैनल है ना, एक बार जाओगे तो लगे कि भाई ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, और सबका पता चला रेगुलेटर एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी 250-300 चैनल को रेगुलेट कर रहा है, किसको बदलने के लिए? जो गांव में जो वर्ग है जो चाहता है आईएएस की तैयारी को, उसका एटीट्यूड चेंज कर दें, उसका विचार बदल लें। उसकी ताकत नहीं आईएएस की तैयारी करने की, उसको आईएएस तैयारी करा दें। ये सोनो, उसका जमीन बिचवा दें, उसकी पसंद बदल दें। बोलो, कुल मिला के लक्ष्य तो स्वास्थ्य के हितों की पूर्ति है। बोलो, मगर 250-250 चैनल लेके चल रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये सारी चीजें जेन्युइन तरीके से हो रही है। सारी चीजें खास कुछ लोग मिलके उन सारी चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं। नतीजा भुगत कौन रहा है? इंग्लिश मीडियम में ऐसी स्थितियां कम है, बहुत ही नगण्य है। ये सारी चीजें कहां चल रही हैं? हिंदी मीडियम में ज्यादा चल रही हैं। इसीलिए आप देखोगे पता ही नहीं चल पाता है कि वास्तव में टॉप 500 में कितने लोग जो 2-4 साल से रह रहे हैं, कि टॉप 500 में कितने लोग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट हुआ तो पढ़ा कहां पे है, ये पता नहीं चलने देते हैं। इतना आसानी से ढकते हैं, फिर सामने वाले को कहते हैं कि एकदम आसान है ये तो। किसी किसी खास पेपर में एक दौर में बताया गया कि इस पर्टिकुलर पेपर में पढ़ोगे 300 तो बड़े आराम से नंबर आता है। लोगों ने 300 नंबर ऑप्शनल में इतना आराम से दिलाना शुरू कर दिया कि 500 में 300 बाएं हाथ का खेल है। लोगों ने खूब बनाया वीडियो, खूब सर्कुलेट किया दूर तक। आज के डेट में मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में अराउंड 60 to 70%, 5 में से 3 का एक सब्जेक्ट एक है, 5 में से 3 लोगों का। ये किसका कमाल है? और
300 प्लस अगर आ रहा है, अगर मान लो 300 के आसपास आ गया, बोलो, तो अगर अगर 500 में 300 आ गया, अगर ध्यान करना, और शेष 550 में 300 आ गया, और शेष 1250 नंबर और है ना, वो 1250 में 30% भी आ जाएगा, 32-33% आ जाएगा, तो आदमी सिलेक्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इंटरव्यू में 160-70 नंबर आ जाए, तो इसका मतलब इसमें 300 आ रहा है, इसमें उन लोगों को 30-32% भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब या तो ये झूठ है या फिर जीएस का पोर्शन झूठ है जो क्लेम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे जिनकी हिंदी लिखने की दशा ठीक नहीं है, 4 लाइन हर्षिकार दीर्घिकार में गलती है, वो भी ले लिया है यही। और कितने आराम से बताया गया है शुरुआती दौर में। मैं तो सारी चीजों से परिचित हूं ना। जब 14-15 में कुछ लोग ऊपर के लॉट में आए तो बताया तक नहीं गया कि इनका बैकग्राउंड क्या था। कोई हिंदी साहित्य से पीजी किया, नेट है, जेआरएफ है, लगातार टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉप कर गए हिंदी में, हिंदी साहित्य के साथ टॉप कर गए। कहीं छपने नहीं दिया गया उनके बैकग्राउंड को, किसी मैगजीन में छपा नहीं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जनरली छपता है इनका बीए में क्या सब्जेक्ट था, पीजी में क्या सब्जेक्ट था। तो दबदबा इस स्तर का है और तालमेल इतना जबरदस्त है, इस गांव में बैठे हुए को लगा कि इन्होंने तो 3 महीना पढ़ा था और इनका हिंदी साहित्य के साथ टॉप हो गई है। तो पता ही नहीं चला कि वो आदमी गोल्ड मेडलिस्ट आदमी, नेट जेआरएफ आदमी, छपा ही नहीं कहीं पे, छपने ही नहीं दिया गया। मैगजीन वालों को पहले बोला गया कि ये छपना नहीं चाहिए। मैगजीन वाले तो चाहिए, उनको इंटरव्यू चाहिए, जो आप बोलोगे वही छापेंगे। तो कुल मिलाकर नतीजा कहां पे पहुंच गया है। जब इतना आसान है 300 नंबर, तो छा जाना चाहिए था हिंदी मीडियम को। छाना चाहिए था कि नहीं छाना चाहिए था। ये फैक्ट है, ब्रूट फैक्ट है। दिक्कत है ना कि कोई सीधे सीधे चैलेंज करना नहीं चाहता है, कि कोई ऐसी चीजों को उछालेगा, उनके पीछे 20 मीडिया चैनल लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे चैनल वाले जो छोटा छोटा यूट्यूब का काम करते हैं, उनके पीछे लगा देंगे, उनको परेशान कर देंगे सब। तो कोई बोलने से बचता है ऐसी चीजों को। मैंने भी खूब जम के बोला, फिर बाद में मैंने भी, क्योंकि मेरा 250 चैनल तो है नहीं, मैं एक चैनल चलाना पसंद नहीं करता हूं, तो फिर बाद में मैंने भी कम कर दिया। ऐसे ये मौका ये भी यूट्यूब पे शायद नहीं है, तो मैंने कहा कि कम से कम कुछ बच्चों को तो बता ही दूंगा मैं, उनको पता रहे। और ये सारी फैक्ट है, मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूं ना तमाम चीजों को, कैसे चीजों को सेट किया गया है। आप उम्मीद करोगे कि कोचिंग संस्थान 250 चैनल चला रहा हो? उम्मीद करोगे? इसलिए एक आदमी का 200-250 चैनल पे आता है इंटरव्यू, छोटा छोटा क्लिपिंग, वो सब कौन डाल रहा है? बच्चा थोड़ी डाल रहा है जो सफल हुआ है, सब कोचिंग में बैठे हुए लोग डाल रहे हैं। अच्छे से उसको एडिटिंग करके डाला जाता है ताकि प्रभाव गांव के बच्चों पे पड़े। ये ध्यान रखना, क्लियर है? और उसका नतीजा प्रभाव भी जाता है। उन्होंने एटीट्यूड चेंज कर दिया, और कोचिंगों ने एटीट्यूड लड़के का नहीं चेंज किया जो बच्चे पढ़ने के लिए आए, उनके पिता का एटीट्यूड चेंज कर दिया। अब पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा आईएएस बनना है, फलानी जगह जाए, तो जाए, उनका कौन इलाज करेगा? ध्यान देना, अगर आप लक्ष्य के प्रति देखो, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो लक्ष्य के प्रति, अगर आपका लक्ष्य के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड है ना, पहले तो सकारात्मक एटीट्यूड रखो अपने लक्ष्य के प्रति। कैसे कैसे एटीट्यूड रखो? एकदम विचार रखो कि मुझे बनना है, आईएएस बनना है, बोलो। आपकी सोच रहनी चाहिए, उसी संबंधित आप ज्ञान अर्जित करो, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं बन जाऊंगा। कई लोगों को तो यही विश्वास नहीं है कि मैं बन जाऊंगा। किसी को मैं कहूं तुम बन जाओगे, उसको विश्वास नहीं होता मैं भी बनूंगा क्या। तो उसका विश्वास इतना कमजोर है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विचार बहुत दृढ़ विचार नहीं है, विचार हिल रहा है। कभी विचार आता है कि बन जाऊंगा, कभी विचार बाहर निकल के देखा कि वो एसएससी का आ गया है वैकेंसी, विचार बदल गया, बोले ये स्वर्णो। फिर कुछ और जाके देखा किताब दुकान पे वैकेंसी कुछ और आई है, फिर विचार बदल गया। तो दशा तो ये है, विचार तो दृढ़ है नहीं, तो उनकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी थोड़ी मानेंगे हम।
तो आपकी विचार हो, समझ हो, एक ज्ञान हो, विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं, और आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो अपने लक्ष्य को। ज्यादा पसंद करना, एक होता है कि चलो बन जाएंगे तो ठीक है। जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं ना, उसके प्रति काम करते हैं, उसके फेवर में काम करते हैं, ये सो नो। तो आपका डीप डिजायर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बस आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा होनी चाहिए बनने की। तो फिर आप थोड़ा भी समय जाया करोगे ना तो कठिनाई महसूस करोगे। जो लोग लगे हुए हैं पढ़ाई में, वो धूप आ रहा है, क्या हो रहा है, कितनी बारिश हो रही है, रूम पे अपना बैठ के पढ़ रहा है। अब कई लोग, अभी पढ़ाई ठीक चल रही थी, बारिश हुआ, निकल गया मटर गश्ती करने के लिए। चला चल के देखते, माहौल बना के आते हैं। तो आधा घंटा गया है, 3-4 दिन, उस दिन का पूरा दिन खत्म कर लिया, हो गया उनका खेल। बोलो, जो हो रहे हैं उनका उनका आप देखोगे डेडिकेशन ना बड़ा आला दर्जे का है, त्याग है, तब जाके वो सफल हुआ है। अलग बात है कि वो बाद में उसका सारा श्रेय लूट लेते हैं, एक झटके में ही सेट कर देते हैं, सब सेट कर देते हैं भाई, कई बार ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, कई चीजों को देखो, बोल बता तो मैं बहुत सारी चीजों को दूं, बताने के बाद प्रूफ देना मुश्किल काम है। फिर आता है कि प्रूफ कैसे दीजिएगा, आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है फील्ड की। जान के क्या करोगे, ज्यादा जानोगे ज्यादा कठिनाई महसूस करोगे, नोट करोगे। कम ज्ञान है, ज्यादा बढ़िया है, नोट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करोगे, लिख रहे हो सोशल मीडिया, इसका रोल है। सोशल मीडिया पे देखो सवाल आ चुका है, इसी में सवाल है सोशल मीडिया पे। देखो तो इसी में सोशल मीडिया पे सवाल एक आया है। मतलब देखो टॉपिक नंबर 2 में कोई ऐसा सवाल है क्या? टॉपिक नंबर 2 का मिला है क्या? मिला ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल इसको दिला दूंगा। मैं प्रयास करता हूं सारे टॉपिक्स एक साथ मिल जाए, तो कल तो टॉपिक नंबर 2 तो पक्का दिला दूंगा। टॉपिक नंबर 1 मिल चुका है, सातों टॉपिक का मिल जाए तो आसानी रहेगी। कहीं और भी रहेगा तो खोज के निकाल लेंगे। पिछली बार शायद 2024 में या 2023 में सोशल मीडिया पे सवाल है इथिक्स में। तो सोशल मीडिया इथिक्स से जुड़ रहा है, क्या करना चाहिए और क्या, जैसे फेक न्यूज है वो नहीं होना अनुचित है। गलत तरीके से सामने वाले की पसंद बदल रहे हो, कुतर्क दे रहे हो, सामने वाले के विचार को परिवर्तित करने का एक बड़ा उपाय हो गया है सोशल मीडिया। इसलिए देखोगे कई सारे लोगों की सोशल मीडिया अपनी टीम है, मजबूत टीम है। और सोशल मीडिया परसेप्शन बनाती है किसी के बारे में। आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे बुरा सोचोगे, ये डिसाइड कौन करेगा? सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले कर रही है, ये ध्यान देना। और जिसका सोशल मीडिया मैनेजमेंट कमजोर है, उसको कोई भी परेशान कर सकता है। आज की डेट में ये स्थिति है, फैक्ट है, ये ब्रूट फैक्ट है। तो अगर आप कहीं पे भी हो तो कई लोग अपने सोशल मीडिया को भी, स्पेशली नेता वाला अगर लक्षण हो तो पक्का होना चाहिए। अगर चाहते हो कि नेतागिरी में फ्यूचर बनाए तो फिर सोशल मीडिया ठीक से हैंडल करना शुरू कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करोगे, वर्तमान समय में संचार माध्यम जैसे टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में सब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, लिख सकते हो। खूब है, पता है आपको, लिख लो, लिख लो, लिख लो। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया भी लिख लो, प्रिंट मीडिया आदि अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कभी न्यूज देखना शुरू करो, देखो न्यूज में कोई भी न्यूज उठा के देखो आप,
तटस्थ होकर देखो, प्रभावित होकर नहीं, तटस्थ होकर देखो तो आपका एटीट्यूड, अगर कुछ खास टाइप का न्यूज सुनते हो ना, एक खास टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। और न्यूज सुनाएंगे 2 मिनट बाद में कहेंगे फलाना चीज खरीद लो, फिर एक आ जाएगा कि ये खरीद लो, ये पाउडर खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो, ये कंघी खरीद लो, ये तेल खरीद लो, सारा चीज खरीदने का वहां व्यवस्था। ये गुटखा खा लो, गुटखे का भी खूब आता है, रुक रुक के आता रहेगा, गुटखा खा लो, बोलो, न्यूज भी सुन रहे हो, अब बीच बीच में आ रहा है तो कार भी खरीद लो, सब खरीद लो। आता है कि नहीं आता है? और मान लो ऐसे तटस्थ होकर बैठे हो, दिमाग को अगर कंट्रोल में नहीं है तो लगेगा सब खरीद ही लेते हैं। ये कौन सा ऑयल खाना है वो भी खरीद लो वहीं से। तो बोलो यस और नो, क्या चीज, कौन सा, कौन सा सब, सफोला। ये दिमाग पे सफोला चढ़ा हुआ है, यहां पे भी सफोला याद हो गया है। ये इतनी बार सफोला देखा होगा, दिमाग में याद प्रिंट हो गया सफोला। ये स्थिति है। बोलो कितना याद हो गया, देखते देखते याद हो गया। जो नहीं देख रहा होगा उसको याद थोड़ा ही होगा। याद है क्या? नहीं याद है। देखो इनको बिल्कुल नहीं पता है। अच्छी बात है। कहने का मतलब है कभी ऐसे देखोगे ना तटस्थ होके, तो देखो क्या क्या आपका एटीट्यूड डेवलप करा देंगे सब। जो जरूरत नहीं है उसको भी बेच देंगे आपको। ये स्थिति ये है सोशल मीडिया की, गंजे आदमी को कंघी बेच देंगे, बेच देंगे उसको, तो कंघी कंघी का स्टॉक खड़ा कर लेंगे। देखो ये कटाक्ष कर रही है, ये बोल रही है कुछ कुछ। मैं बात बता रहा हूं, सतर्क रहो। एक थोड़ा चीजों का संदर्भ बदले ना देखने का। जो आप जिस वे से सोचते हो उससे अलग हटके देखो, कितना खुश है। देखो बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सबकी स्थिति खराब है। लोग इतने सक्रिय हो जाते हैं ना, सक्रियता बहुत बढ़ जाती है, कठिनाई पैदा होती है। और कई बार मान लो आपके साथ का कोई मित्र है, उसका हुआ नहीं है, आपका बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो कहता है यार 10 मिनट वहां बोलना है, देखो ना ये स्थिति है, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा तुम बोल दोगे तो कई बार आप मित्र के दबाव में चले जाते हो। यहां नेटवर्किंग इतनी सटीक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब नेटवर्किंग का उसका इम्पैक्ट भी वो अलग ही स्थिति है, वो उसी समय अनुभव होगा, अभी नहीं होगा। तो ये थोड़ा इथिकल टाइप में है। लिख रहा है कि सर क्यों इधर उधर बोलते नहीं है। लोग बोलते हैं, किसी को सुनना हो जेन्युइन चीजें तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे सुनो। वो जब न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जाता है व्यक्ति तो सही ही बोलता है, ऐसा नहीं है। कई बार दबाव में आके कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, वो चीजें रहती हैं, ये ध्यान देना। तो ऐसा नहीं कि सबके ऊपर आक्षेप है, मगर कुछ लोग तो ऐसी खबरें आ ही जाती है, खबरें आती रहती हैं। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो जब आप देखो न्यूज वगैरह तो थोड़ा अपने को सतर्क होके देखो, नहीं तो वो आपको दुनिया मन की चीजें, वाला पैसा है तो तुरंत मंगाना भी शुरू कर दोगे। ज्यादा पैसा होगा देखोगे तो न्यूज कम दिखाएगा। कई बार ये खरीद लो, ये खरीद लो, हमेशा बोलता रहता है। जो आपकी जरूरत नहीं वो भी खरीद लोगे आप, है कि नहीं है? अरे लक्ष्य के प्रति आपकी मनोवृत्ति मजबूत होनी चाहिए, ये ध्यान देना, सकारात्मक होनी चाहिए। बोलो लिख लिया। तो ये तो मैं ऐसी बातें बता रहा हूं जो सबके जीवन की बात है ना। हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बार 1 मिनट 2 मिनट कोई न्यूज पढ़ा, फिर आ जाएगा विज्ञापन, फिर 2 मिनट का न्यूज, फिर तो न्यूज देख रहे हो कि वो खाने पीने की सामग्री देख रहे हो। और सारे विज्ञापनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी सेंटिमेंटल करने वाली कि आप सेंटिमेंटल हो जाओगे, लगेगा कि ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन अधूरा है। इस टाइप से एहसास भी तो कराया जाता है कि फलाना ऑयल नहीं खरीदोगे तो दिक्कत है, और ये फलाना साबुन बच्चे को, नवजात बच्चे को नहीं लगाओगे तो बच्चे का जो स्किन है ना,
महिलाएं सेंटिमेंटल हो जाती हैं कि मेरा भी बच्चा इसी टाइप से रहना चाहिए, उछलते कूदते। तो देखोगे तो मंगाओगे। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, होता है कि नहीं होता है? होता है। हम अभी वहां पे कई बार सिनेमा देखने जाओगे तो मध्यांतर में वो कई सारे ऐड दिखाते हैं तंबाकू के दुरुपयोग का, दिखाते, इससे एटीट्यूड चेंज होता है। बोलो, दिखाते हैं ना तंबाकू खाने वाले की दशा के उसके चेहरे में, कई लोग आंख बंद कर लेते हैं, इतना भयानक दृश्य हो जाता है। वो सो देखना पसंद नहीं करते हैं, तंबाकू खा रहा है और उसके पूरे चेहरे की दशा पिघल गई है। बोलो, ऑपरेशन हो रहा है, कठिनाई हो रही है, या जो सिगरेट पीने वाले हैं, दिखाता है ना। तो डरा कर एक तरह से किसको चेंज किया जा रहा है? एटीट्यूड को। किसको? कि आपका विचार बदल जाए, आपकी पसंद बदल जाए, ये सब तरीका है ना। बोलो, तो एटीट्यूड तो हमारे जीवन से संबंधित है, और एटीट्यूड आपका कैसा है यही आपके जीवन की ऊंचाई तय करेगा। ये ध्यान देना। अगर एटीट्यूड नकारात्मक है तो एक ऊंचाई तक ही आगे बढ़ोगे जीवन में। आपका एटीट्यूड आपके लॉन्गिट्यूड को तय करता, आप कितना आगे तक जाओगे, कितनी ऊंचाई को टच करोगे। ऐसा स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है उसमें, स्टेटमेंट वो देख लेना आप। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। लिख लिया? ठीक है, लिख लोगे। सोशल, इनके माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां विकसित की जा सकती हैं। जैसे कुछ सकारात्मक लिख लेते हैं, कुछ नकारात्मक। जैसे जैसे आप कई अच्छी चीजों को पसंद करोगे, ध्यान देना, नकारात्मक का संदर्भ एक वो भी होता है कि बुरी चीजों को अपना पसंद करो, नकारात्मक तो उसको भी बोलेंगे। तो कई बार लोग अच्छी चीजों को भी ना पसंद करते, तो नोट करोगे सकारात्मक में जैसे पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी, इसी में लिख लो। जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, आगे में लिख लोगे जैसे जन जागरूकता, अंधविश्वासों का निराकरण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रसार, अंधविश्वासों का निराकरण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रसार। अब देखोगे ये जो अभी इंदौर, आप इंदौर का उदाहरण लिख सकते हो, नोट करो इंदौर का उदाहरण। एक दिन में 11 लाख, इंदौर एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए। अभी इंदौर में कुछ दिन हुआ था, सफल कार्यक्रम हुआ, लोगों से इमोशनल अपील की गई, संवेगात्मक अपील की गई कि आइए एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। और ये ऐसा अपील था कि लोग परिवार के साथ पहुंच गए, बच्चों को लेके पहुंच गए वृक्ष लगाने के लिए। और एक तरीके से आप कहोगे कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका एटीट्यूड बदल गया। बोलो, पसंद करने लगे कि नहीं, एक पेड़ तो लगाना ही है। और जब पसंद ज्यादा हो गई तो लोगों ने जाकर वो काम भी
तो मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। अब आप देखोगे इंदौर के लोगों का एटीट्यूड जो है ना पर्यावरण के प्रति बड़ा सकारात्मक है। कहीं पे भी खुद गंदगी नहीं डालेंगे, कोई डालता हुआ दिख जाएगा तो पब्लिक टोक देगी। दिल्ली में लड़ लेंगे डालने के लिए कि यहीं डालेंगे, डाल दिया और आपने बोल दिया कि डस्टबिन में डालना चाहिए, आपसे झंझट शुरू है। ये एटीट्यूड है, नकारात्मक एटीट्यूड है। बोलो, जहां तहां गंदगी देखोगे, है कि नहीं दशा? तो बोलो, वो उसका एक नमूना वह भी है कि जमुना नदी में ही डालेंगे कूड़ा करकट। घर का जितना अवशिष्ट पदार्थ है जो साल भर में निकलता है, लोग कई बार अवसर विशेष पे उसी में डालना पसंद करते हैं। ये तरीके से नकारात्मक एटीट्यूड को दर्शाता है। बोलो ये स्वर्णो कि आपका पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है। बोलो, तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं एक माँ के नाम, वो जो हम लोगों ने इंदौर में किया। और इंदौर देखो हर एक वर्ष पूरे भारतवर्ष में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गिना जा रहा है। तो पूछा जाए किस कारण से गिना जा रहा है, हम बोलेंगे वहां के लोगों का एटीट्यूड, मनोवृत्ति कैसा है, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक। तो ये शब्द आना चाहिए, पर्यावरण के प्रति और क्या एटीट्यूड। कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? केवल कानून से नहीं हुआ है कि वहां नियम और कानून कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बल्कि वहां लोग जागरूक हो गए, उनका एटीट्यूड सकारात्मक हो गया। ये स्वर्णो, वे लोग पसंद करने लगे कि नहीं हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, उनका विचार बन गया ऐसा। ये स्वर्णो, उनकी समझ विकसित हो गई कि इसके बहुत फायदे हैं और जब मौका मिलता है तो उसके अनुकूल कार्य कर रहे हैं। ये स्वर्णो, तो ये सारी चीजें लिख सकते हो, ये दिखाता है एटीट्यूड को। और यहाँ पे सवाल देखो, एक बार सवाल आ चुका है ना। अच्छा, एटीट्यूड जो है देखो, सकारात्मक एटीट्यूड पे भी सवाल है। सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य, सकारात्मक एटीट्यूड ध्यान देना, तो सकारात्मक में लिख दोगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है। अच्छा, अभी ध्यान रखना, इसको तब और पढ़ लेंगे। सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है। टॉपिक नंबर 6 देखो, नियम और विनियम शब्द है, एक बार देखो शब्द को। टॉपिक नंबर 6 ठीक है नियम और विनियम है। इसका अंतर तो वहां देखेंगे, मगर थोड़ा सा ध्यान दे लो। सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है। सबके लिए नियम दिया हुआ है, विनियम है, रूल्स रेगुलेशन से। फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। प्रदर्शन में, अब नियम तो वह है, मगर जिसका एटीट्यूड थोड़ा सकारात्मक होगा, अच्छा काम करे उन्हीं नियमों के तहत। बोलो, और जिसका एटीट्यूड थोड़ा सा अगर नकारात्मक हो तो वो नियम वही है मगर उसका परफॉर्मेंस बदल जाएगा। देखो, सकारात्मक सोच वाले अधिकारी, संदर्भ को देखना, कौन सा सोच? अधिकारी नियमों और विनियमों के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कौन से लोग? उन्हीं नियमों के अधीन काम कर रहे हैं, मगर उनकी सोच कैसी है? जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में, तो किसका होना जरूरी है? अधिकारी में कैसी सोच होनी चाहिए? सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो उन्हीं नियमों का, उन्हीं कानूनों का वो इस्तेमाल करते हुए, विनियमों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये स्वर्णों, और सकारात्मक सोच नहीं है तो बोलो, सकारात्मक सोच नहीं है तो बोलने में दिक्कत है, असफल हो सकता है, उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। कब का सवाल है ये? 22 के बाद, इसका मतलब 23 और 24 में कोई सवाल। और देखो यहां पे जो सवाल पूछा गया है, ये कोई ऐसा नहीं कि इंटायरली इंडिपेंडेंट सवाल है। ठीक पहले देख लो, 22 के पहले देखो क्या पूछ रहा है। अगर आपने 20 का सवाल ठीक से किया हो, क्या सवाल है? सकारात्मक अभिवृत्ति। तो सकारात्मक अभिवृत्ति होगी तो उसकी सोच कैसी होगी? सारे लोग बोले उसकी सोच कैसी होगी? सकारात्मक होगी।
तो सकारात्मक वृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। कैसी विशेषता? जो अगर रहेगा तो नियमों और कानूनों को अच्छे से लागू करेगा, नियमों और विनियमों को ध्यान रखते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्यों? कौन सा अधिकारी? क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव एटीट्यूड बोलो, लिखा है ना? क्या शब्द दिया है? सकारात्मक अभिवृत्ति। और यहां पे क्या दिया है? सकारात्मक सोच। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव माइंड। तो सकारात्मक सोच भी तो सकारात्मक अभिवृत्ति का भी अंग है। वहां सकारात्मक अभिवृत्ति दे दिया, यहां पे सकारात्मक। आपकी जैसी सोच होगी तो उसी के अनुसार तो काम करोगे। अगर पर्यावरण के प्रति आपकी सोच अच्छी है तो आप पर्यावरणीय संबंधी कार्यों को खूब बढ़ावा दोगे। जो इंदौर में हुआ है ये स्वच्छता अभियान, उसमें एक अधिकारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोग केस स्टडी में देख लेंगे। एक कोई आईएएस ऑफिसर आए जिन्होंने एक नया इनिशिएट किया वहां पे, और बाद में वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। वो किसी एक आईएएस अधिकारी के प्रयत्नों का वो पूरा नतीजा रहा है। उसके पीछे किसी का माइंड काम किया जिनका पर्यावरण के प्रति बड़ा ही सकारात्मक सोच था। उन्होंने इनोवेशन किया, नवाचार किया, एक उपाय किया और उसका परिणाम अच्छा निकलकर सामने आया। नोट करते हैं। आ गया समझ में? बोलो आ गया। रिपीट भी हो रहा है, सवाल रिपीट हो रहा है, थोड़ा बदल बदल के नोट करोगे। नकारात्मक में लिख लो, अंधविश्वासों का प्रसार, अंधविश्वासों का प्रसार, सांप्रदायिकता, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि अभी ऐसा रिपोर्ट आया रिसर्च से कि बच्चे जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा समय दे रहे हैं, उन बच्चों का उनके भीतर नकारात्मक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। किसी में हिंसा की भावना प्रबल हो रही है, किसी में मूल्यों के विपरीत भाव पैदा हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब रिसर्च आया सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे एक तरीके से रोक लगाई है बच्चों पे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया निगेटिव माइंडसेट को डेवलप कर रहा है, उसमें उसकी प्रबल भूमिका हो गई है। सारे सोशल मीडिया नहीं है। तो आप नोट कर सकते हो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, पहला चेंज करके, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक के बच्चों को, इसको थोड़ा एक बार देख भी लेना, फैक्ट चेक भी कर लेना। 16 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया संबंधी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित न हो। ताकि उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित न हो। तो इन चीजों को हम लोग लिख सकते हैं वृत्ति के निर्माण में, विकास में। ये छोड़ो, ये सब चीजें हमारे वृत्ति के निर्माण में और विकास में ध्यान देना। कई बार हम अपने रोल मॉडल को देखकर भी ना हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। तो नोट कर लोगे एक पैरा चेंज करके, दूसरों को देखकर उनके अनुसरण के माध्यम से भी अवृत्ति का निर्माण और विकास होता है। अब जैसे में दिखा सकते हो कि कई लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया जब उन लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान में अमिताभ बच्चन आ रहे हैं,
वो भी झाड़ू लगा रहे हैं। तो जो लोग अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे उनकी सोच बदल गई, विचार बदल गया। बोलो, उनकी पसंद बदल गई, उन लोगों ने भी झाड़ू उठा के साफ करना शुरू कर दिया। ये सोनो, जैसे भारत का वीर ऐप है जो अक्षय कुमार ने बताया, तो कई लोगों में देशभक्ति की भावना जगी कि कुछ भी ऐसा हो हम भी कुछ फंड इसमें डोनेट करेंगे। एटीट्यूड चेंज हुआ। तो एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे भारत के वीर ऐप जिसमें भूमिका रही अक्षय कुमार की, भारत के वीर। आप देख लेना, ऐप ये बना हुआ था कि जवानों को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए ऐप बना हुआ है, भारत के वीर ऐप। और दूसरा लिख लोगे अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान, ये भी थे ना ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन लगता है ठीक नहीं तो प्रियंका चोपड़ा भी लिख सकते हो, ये भी ब्रांड एम्बेसडर में थी। और भी कई लोग रहे हैं। और कौन कौन रहा है? हाँ ठीक है, और बोलो। विद्या बालन बोला है अभी। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हो, अपने मन से लिख लेना, काम खत्म। क्लियर? बोलो क्लियर। आप तात्कालिक अनुभव भी लिख सकते हो, कई सारे आप ना जो घटनाएं घटी उनको भी लिख सकते हो मनोवृत्ति परिवर्तन में। जैसे आप बुद्ध का लिख सकते हो, नोट कर लेना, बुद्ध तात्कालिक अनुभव लिख सकते हो। बुद्ध ने जब अपने जीवन में 4 चीजों को देखा, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। पहले तो ये खुद भी भौतिक चीजों में निमग्न थे, पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। शुरुआती अगर जीवन देखोगे बुद्ध का, तो उनका इन्वॉल्वमेंट था भौतिकतावाद में, क्योंकि राजा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, उनके पिताश्री ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, तो ये भी उसमें रमे हुए थे। मगर धीरे धीरे जैसे इन्होंने कुछ दृश्यों को देखा, इनकी पसंद बदल गई, इनका विचार बदल गया। विचार बदल गया तो इन्होंने उसके अनुसार काम भी किया। ये सवर्णों तो नोट कर लोगे। जीवन में कभी कभी होने वाली आकस्मिक घटनाओं से भी प्रवृत्ति का निर्माण, विकास और परिवर्तन होता है। प्रवृत्ति का निर्माण, विकास और परिवर्तन। जैसे बुद्ध की कहानी लिख सकते हो। बुद्ध की कहानी आप बुद्ध को कोट कर सकते हो, गांधी को कोट कर सकते हो। प्रवृत्ति के संदर्भ में आप किसको किसको कोट कर लो? बुद्ध और गांधी। गांधी को देखो, दिखाना हो तो आप उसमें सत्याग्रह के माध्यम से, दक्षिण अफ्रीका नहीं जाना है, क्या करना है? सत्याग्रह के माध्यम से जो शोषक है, जो अत्याचारी है, उसका हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन बेसिकली क्या था? मनोवृत्ति परिवर्तन था। हृदय परिवर्तन क्या था? मनोवृत्ति परिवर्तन। अब बुद्ध का था कि उन्होंने 4 चीजों को देखा। एक वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, एक मृत को देखा, और इसके बाद उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित होती है और वे महाभिनिष्क्रमण करते हैं। क्या करते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उनके गृह त्याग के लिए शब्द आता है, महाभिनिष्क्रमण करते हैं। बोलो। और जब पहली बार उपदेश देते हैं तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश के लिए कौन सा शब्द? धर्म चक्र प्रवर्तन। वहीं से बौद्ध संघ का प्रारंभ भी हो जाता है। तो ये जो 4 चीजें जब देखी तो उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। क्या परिवर्तित हुई? विचार बदल गया, सोच बदल गई, ये स्वर्णों पसंद बदल गई, आचरण करना शुरू कर दिया और गृह त्याग का निर्णय लिया। क्लियर? बोध गया में निर्वाण मिला, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये ध्यान देना, महापरिनिर्वाण शब्द बुद्ध की मृत्यु के लिए आता है, और निर्वाण शब्द मृत्यु का द्योतक नहीं है। निर्वाण शब्द ज्ञान का संदर्भ है,
और निर्वाण मिला था कहां पे? बोध गया में। ये ध्यान रखना। क्लियर? बोलो क्लियर। और इनको लिख दोगे सत्याग्रह के माध्यम से हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन ऑब्लिक देकर मनोवृत्ति परिवर्तन। कौन? बोलो गांधी। क्लियर है? तो ध्यान देना, जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिसके कारण व्यक्ति का एटीट्यूड बदल जाता है पूरी तरीके से। अंगुली माल का भी एग्जाम्पल देखोगे, उनके साथ भी ये स्थिति रही है। कई सारे ऐसे लोग रहे। कालिदास को देखोगे, कालिदास अलग ही घटना घटी। वो जब मैं वो दूंगा उसमें कालिदास के बारे में भी डिटेल से। कालिदास, तुलसीदास को देख लो। तुलसीदास की स्थिति क्या थी? वो पूरी स्टोरी मैंने दे रखी है। पत्नी उनकी विद्वान थे, एक तरीके से विदुषी महिला थे, तो वो भी एक तरीके से मनोवृत्ति परिवर्तन की ही बात रही है। कई लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। कई सारे लोग यहां दिल्ली में, उनका कई बार मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है, सोच बदल जाती है, पसंद बदल जाती है। ध्यान देना, तुलसीदास वाली स्टोरी तुलसीदास में देखेंगे, अभी नहीं। बड़ी रोचक स्टोरी है। कैसे स्टोरी है वो देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो अब बुद्ध को कोट कर दो और गांधी को कोट करो, जानदार है ये मनोवृत्ति परिवर्तन। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, नोट करोगे मनोवृत्ति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अब देखो ये लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, पहले तुम तोड़ना ठीक से करो। आप पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती। ठीक है, केवल जब तक और तब तक केवल ठीक से लिखा है। तो तोड़ोगे तब जब पहले अपनी गलती सुधार लोगे, हैं? और सबसे बड़ी बात है, जोश में लिखा है ना, इतना पेज एक तो फाड़ लिया। इमोशनल आदमी होगा ये, इसके दिमाग में तुरंत जोश में, जब तक तोड़ेंगे नहीं, पेज बर्बाद किया, राष्ट्रीय संसाधन की बर्बादी। बोलो, इतना पेज इसने खर्च किया एक छोटे से लाइन को लिखने के लिए। और ये इमोशनल टाइप का आदमी होगा, इसके बारे में कहा जाता है ये इमोशनल होगा। छोटी छोटी बात पे इसको गुस्सा भी आ जाता होगा। कोई आके अच्छे से विनती कर दे, रो धो ले, तो अपना पूरा पैसा उठा के दे सकता है। ये इमोशनल टाइप का आदमी होगा, ये संवेग से प्रेरित ये आदमी होगा। ये वास्तव में आदमी होगा ना, सीधा होगा, बहुत खुराफाती टाइप का नहीं होगा। खुराफाती होता तो ये काम नहीं करता। ये तो जोश में विचार आया, तुरंत अभिव्यक्त कर दिया। तो कुल मिला के ये आदमी होगा सीधा, इमोशनल। ये सोनो, ऐसे लोगों को कई बार जोश दिला के दूसरे से टकरा देते हैं। सब कहेगा कि तुम्हारे साथ हो रहा है, अपने दिल पे ले लेगा। तो ये इमोशनल आदमी है। जिसने लिखा होगा अपने बारे में समझ गया होगा, जितनी बातें मैंने बताई। एक तो पूरा लिखा हुआ है तो। ठीक है, अपने भावों को अभिव्यक्त किया इसने ठीक तरीके से। बोल रहा है कि अभी मैं 2.5 लाख वाले कोचिंग में नहीं गया, और आपसे पढ़ने के बाद 2.5 लाख वालों को ग्रुप में ले लेता हूं।
ठीक है, और थोड़ा इमोशनल होकर स्टेटमेंट भी लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सामान्य समस्याएं हैं, ओवर थिंकिंग ना कई लोगों के साथ है कि चिंतन ज्यादा करते हैं, घंटों बैठे बैठे सोचते सोचते। तो कभी भी ना इस पे भी एक ध्यान देना, ओवर थिंक, कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार लोगों से जरा पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि आप अपनी 3 समस्याएं बताओ, आपके जो व्यक्तित्व में 3 मेरिट्स और 3 डिमेरिट्स बताओ, तो उसमें कई बार लोग इसको बोलते हैं कि कभी कभी हम किसी विषय पे ज्यादा चिंतन कर लेते हैं, कभी कभी, उसमें हमेशा नहीं। यह भी एक व्यक्तित्व की कमी हो जाती है, उतना नहीं चिंतन करना है, खूब ज्यादा ही चिंतन कर लेते हैं। ये मनुष्य की ये फितरत है, ध्यान देना। अगर आप सतर्क नहीं हो तो आप हो सकता है कभी कभी ज्यादा, कई लोगों की आदत हो गई है हर एक चीज पे लंबा चिंतन करने की। सुबह उठते ही पहले प्लानिंग कर लो कि हमको ये पढ़ना है, उसको निपटाने में लग जाओ, बजाय कि खूब घंटों चिंतन करने से थोड़ा ही प्राप्त होगा। बोलो, मगर चिंतन दृढ़ होना चाहिए। उठते ही पहले विचार करो कि आज 8 घंटा कम से कम पढ़ना है, आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल को साथ में नहीं रखना है। बोलो, आधे घंटे से ज्यादा चलाएंगे नहीं, अपने से अपने को कमांड दो ना, संभव है। फिर चिंतन कम करोगे, पढ़ना है आज में ये टॉपिक तैयार कर लेना है, इसको लिख के चेक करा लेना है, बोलो इतनी चीजों को ऐड कर लेना है, ऐसा कुछ डिसाइड करोगे तो बेहतर है। और नहीं तो लाखों लोग हैं दिल्ली में, 2-4 और बढ़ जाएंगे उसमें। बोलो, कुछ है क्या? तो तुम कुछ अलग टाइप में लिखे हो क्या? तो पढ़ने की आदत मत डालो, नहीं तो लिख के कुछ और दे देगा वो। होशियार बैठे हुए सब। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाथ जोड़ रहा उधर से, हाथ प्रणाम कर रहा है, खुश है कि हमारी बातों को आपने बता दिया। देखो, मैं बात करता हूं, प्रयास करता हूं ना कुछ 2-3 दिन का ना, केवल हम ट्रिक्स और टेक्निक्स पे, मैं चाहता हूं कि ट्रिक्स और टेक्निक्स पे कुछ हो जाए सीसेट वाले में। और आज आजमाना कि 25 तारीख को हमारा ट्रिक्स और टेक्निक्स कितना काम कर रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है 2 दिन या 3 दिन की कक्षा ले लूं। किसकी? कितने दिन? ज्यादा नहीं, और केवल ट्रिक्स और टेक्निक्स, तो कैसे हम ट्रिक से खेलें, टेक्निक से खेलें। और 24 का प्रश्न कोई मत देखना, देख के आओगे तो दिक्कत है। नहीं, 24 का हम आजमा लेंगे ना कि कैसे हम बना पाते हैं, ट्रिक से और टेक्निक से, और केवल केवल कंप्रिहेंशन में, और दूसरी जगह नहीं। ट्रिक्स और टेक्निक्स कंप्रिहेंशन में जो सबसे जटिल माना जाता है, उसको हम लॉजिक से डील करेंगे, लॉजिक कैसे हेल्प करता है, ठीक है। और लॉजिक पढ़ना होता है फिलॉसफी के भीतर। वो जनरली 2 तरीके से अब डील किया जाता है, एक तो मैथमेटिक्स के थ्रू आप आगे बढ़ो, दूसरा लॉजिक के थ्रू आगे बढ़ लो। तो लॉजिक वाला ज्यादा सटीक बैठता है इस वाले में, कंप्रिहेंशन के मामले में, मुझे ऐसा लगता है। मैथमेटिक्स वाले जो अपने को सिद्ध करते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं, हो सकता है 5-6 घंटे की क्लास लो उसके लिए अलग से, देखता हूं। इसको चलते हुए बैच कोई बीच में हो सकता है कभी 2 दिन के लिए, समझ में आया? बोलो, देख लेंगे। क्या लिख लिया आपने? फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड लिखो आप, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, आवृत्ति के प्रकार है। देखो, बहुत सारे सफल लोग ना बहुत अच्छा बोलते हैं, उनसे लाभ होता है, बट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जाकर सुनो तो आपको जरूर, कोई भी ऐसा थोड़ी होता है कि जो अपना अच्छी चीज बताना नहीं चाहे। सफल होने के बाद लोग बताना चाहते हैं, खूब उनकी इच्छा होती है कि हम नए जनरेशन को
हमारे थ्रू फायदा हो जाए। कई लोग तो मेहनत करके अपना किताबें निकाल देते होने के बाद भी फिर से वर्क करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सिलेक्शन के बाद अगर वो कुछ और पब्लिश कर रहे हैं तो आप देखोगे उनका लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे इनकी किताब आप देख सकते हो निबंध में, ये जो है निशांत जैन वाली, अच्छी किताब है। निशांत जैन की निबंध वाली किताब, बाद में अभी नई किताबें उनकी आ गई है, तो अच्छी किताब है। तो पढ़ने में दिक्कत क्या है, टॉपर हैं और अच्छा उनके अच्छी अभिव्यक्ति, उनसे कई चीजें सीख लोगे। क्लियर। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड नोट कर लो। मैं जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों का निर्माण और विकास होता है। इस रूप में अभिवृत्तियां विभिन्न प्रकार के प्रकार्यों का संपादन करती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकार्यों, फंक्शंस, प्रकार के ब्रैकेट में फंक्शंस लिख लोगे, अंग्रेजी में फंक्शंस, विभिन्न प्रकार के प्रकार्यों का संपादन करती हैं, फंक्शंस का संपादन करती हैं। पहला चीज कर लियो, अभिवृत्ति के 4 मुख्य प्रकार हैं। अभिवृत्ति के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला अनुकूलन प्रकार्य, पहला अनुकूलन, अनुकूलन प्रकार्य, अनुकूलन प्रकार्य। नोट करेंगे, अनुकूलन प्रकार्य है, ज्ञान प्रकार्य है, अहम रक्षार्थ प्रकार्य है और मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार्य है। तो पहला हम लोग लिख रहे हैं अनुकूलन प्रकार्य। नोट करोगे, कुछ अभिवृत्तियां हमें नापसंद वस्तुओं को दूर करने और वांछित या पसंदीदा वस्तुओं को प्राप्त करने में, वांछित या पसंदीदा वस्तुओं को प्राप्त करने में मदद करती हैं। हम उन कार्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं और प्राथमिकता देते हैं जहां प्रशंसा और पुरस्कार की संभावना होती है। जहां प्रशंसा और पुरस्कार की
संभावना होती है। पुनः उन कार्यों के प्रति नकारात्मक आवृत्ति विकसित करते हैं उन कार्यों के प्रति नकारात्मक आवृत्ति विकसित करते हैं जहां दंड और निंदा की संभावना रहती है। पहला चीज करके प्रशासनिक संदर्भ में अनुकूलन प्रकार्य का उपयोग, प्रशासनिक संदर्भ में अनुकूलन प्रकार्य फंक्शन का उपयोग प्रशासकों के कार्य को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, उसको तुरंत पुरस्कार दे देंगे, प्रमोशन दे देंगे, उसकी प्रशंसा पत्र जारी कर देंगे। अब बुरा काम कर रहा है, दंड की बात करेंगे, निंदा करेंगे, थोड़ा डांट फटकार भी लगा देंगे, ये सुनो, तो उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि अच्छा अच्छा काम करना है। अच्छा काम करते हैं तो सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम करे उसे प्रशंसा मिलनी, पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इससे उसका ये पक्ष संतृप्त होगा, ये पक्ष उभर के सामने आ जाएगा। ये वाला जो पक्ष है, कौन सा पक्ष? अनुकूलन प्रकार। कौन सा प्रकार है? अनुकूलन प्रकार। दूसरा पॉइंट, दूसरा ज्ञान प्रकार्य, नॉलेज फंक्शन। ज्ञान प्रकार्य यह अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। यह अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके माध्यम से हम विभिन्न घटनाओं के इसके माध्यम से हम विभिन्न घटनाओं के कारण और उसके निदान को, विभिन्न घटनाओं के कारण एवं उनके निदान को समझने में, निदान को समझने में समर्थ हो जाते हैं। निदान को समझने में समर्थ हो जाते हैं। इससे अपने अनुभवों को, इससे अपने अनुभवों को संगठित करने और तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने में, तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद मिलती है। तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद मिलती है। तीसरा,
मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, यह व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मूल्यों, व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मूल्यों और आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय को, आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में, आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। यह अभिवृत्ति हमें यह बताती है कि हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। चेंज करके, एक व्यक्ति अपने गुणों क्वालिटीज और व्यवहारों के संदर्भ में जो मत रखता है कि हमारे अंदर ये गुण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूं, गुणों और व्यवहारों के संदर्भ में जो मत रखता है वही उसका आत्म प्रत्यय है। और लास्ट में लिख लोगे अहम रक्षार्थ प्रकार्य, अहम ईगो डिफेंसिव फंक्शन, अहम रक्षार्थ, अहम रक्षार्थ प्रकार्य, अहम रक्षार्थ प्रकार्य, बोलो ईगो डिफेंसिव फंक्शन, नोट करोगे। यह मनोवृत्ति व्यक्ति के अहम, यह मनोवृत्ति या यह अभिवृत्ति व्यक्ति के अहम या आत्मसम्मान की रक्षा का कार्य करती है। यह अभिवृत्ति या कुछ अभिवृत्तियां, ठीक कर लोगे, कुछ अभिवृत्तियां हमें हमारे आत्मसम्मान और पहचान को कमजोर करने वाली घटनाओं एवं सूचनाओं से रक्षा करती हैं। रक्षा करती हैं, जैसे अपनी गलतियों एवं कमियों को अपनी गलतियों कमियों को दूसरों पर डाल देना, अपनी कमियों और गलतियों को दूसरों पर डाल देना,
दूसरा, अपने दोषों और असफलताओं पर, अपने दोषों और असफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास करना। ये सब एटीट्यूड की ही समस्या है। एटीट्यूड ये सब भी काम करता है, ध्यान दे दोगे। कई लोगों का एटीट्यूड इस टाइप से है, खुद पढ़ेगा नहीं, खुद अच्छे से मेहनत नहीं करेगा, दोष दूसरे के ऊपर देगा। कभी यूपीएससी के बारे में बोलेगा, कभी तीसरे के बारे में, कभी किताब के बारे में, कभी कोचिंग के बारे में। निर्णय अगर आपने लिया है तो उत्तरदायी तो अंततः आप ही को, आप ही उसके उत्तरदायी हो। बोलो। तो कई लोगों की स्थिति रहती है, अपनी गलतियों को या तो ढक देते हैं, बताएगा नहीं कि मैंने गलती की है, या फिर गलती अपने करेगा और दोष किसी और को देगा, अपनी गलती नहीं मानता है। तो अभिवृत्ति का एक काम जो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी है। किसकी रक्षा करना? इसको शॉर्ट में एक स्ट्रक्चर बना लो, आप छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लो। अभिवृत्ति के प्रकार लिख लो यहां पे। अभिवृत्ति के प्रकार को 4 बांटों में बांट लो। एक छोटे से पार्ट से भी लिख सकते हो इसको। आईएएस में सीधा सीधा इस पे सवाल बना नहीं है। पहला है अनुकूलन प्रकार्य। अनुकूलन प्रकार्य नोट कर लोगे। लक्ष्य या उद्देश्य, नीचे एरो देकर लिख लोगे उद्देश्य। उद्देश्य में एक हो गया साधक, एक हो गया बाधक। जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में साधक है, इसके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड, और जो बाधक है उसके प्रति नकारात्मक एटीट्यूड। नोट कर लोगे। जो हमारे लक्ष्य, अनुकूलन प्रकार, जो हमारे लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में साधक है, उसके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड बना लेंगे। जो बाधा डाल रहा है उसके प्रति नकारात्मक एटीट्यूड बना लेंगे। अनुकूल, उसके अनुकूल हो जाएंगे हम। अनुकूलन प्रकार्य। बोलो। दूसरा है ज्ञान प्रकार्य। ज्ञान प्रकार नीचे में तो देकर लिख लो। ज्ञान प्रकार्य के नीचे में विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं के कारण, कोई वस्तु है या घटना के कारण, कोई घटना घट गई या कोई वस्तु है ऐसी, क्यों यह वस्तु है, कैसी है वस्तु, विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं के कारण। और एरो देकर नीचे लिखो निदान। निदान को जानने में मदद। देखो, ज्ञान प्रकार जो है, इसके माध्यम से हम वस्तुओं को जानते हैं, घटनाओं के कारणों को जानते हैं, हम परिस्थिति को जानते हैं, किस परिस्थिति में चीजें हो रही हैं, इसका क्या परिणाम निकला है। तो इन सबको जो जानना है वो क्या हो गया? फिर से बोलना। अभिवृत्ति जो है हमें वस्तुओं को जानने में मदद करती है। कोई घटना घटी है, किस कारण से घटी है उसका कारण हम लोग जान लेते हैं, किस परिस्थिति में घटी है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सारी चीजें कहां पे आ गई? बोलो, किसके भीतर? तो एक बार फिर से बोलना। अनुकूलन प्रकार में क्या करते हैं? जो लक्ष्य या उद्देश्य उसकी प्राप्ति के साधक के बारे में, जो बाधक है उसके बारे में। ज्ञान प्रकार में अभिवृत्ति क्या करती है? हम वस्तुओं को जान लेते हैं, कोई घटना या समस्या उसके कारण को जान लेते हैं, उसकी परिस्थिति को जान लेते हैं, उसके परिणाम को जान लेते हैं, उसके निदान को जान लेते हैं। किस कौन से प्रकार में? तीसरा पॉइंट लिखोगे, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। मूल्य अभिव्यक्ति उसमें लिख लोगे स्वीकृत मूल्यों, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार में स्वीकृत मूल्यों एवं आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करना। स्वीकृत मूल्यों एवं आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में सहायक। स्वीकृत मूल्यों एवं आत्म प्रत्यय को अभिव्यक्त करने में सहायक। और लास्ट में है अहम रक्षार्थ।
चौथा, अहम रक्षार्थ। अहम रक्षार्थ के नीचे लिख लोगे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की, आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा करने में सहायक, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने में सहायक। एक बार फिर से बोलना, ये अभिवृत्ति के कितने प्रकार हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अनुकूलन प्रकार का मतलब संदर्भ है कि अभिवृत्ति का यह काम है कि जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती, हम उसके प्रति सकारात्मक, और जो बाधा पहुंचाती है उसके प्रति विकसित कर लेते हैं। यह काम करती है एटीट्यूड। दूसरा क्या है? हम वस्तुओं को जान लेते हैं, घटनाओं को, समस्याओं को जान लेते हैं, उनके कारण को जान लेंगे, उनके परिणाम को जान लेंगे, समस्या कैसे दूर होगी, इसको जानने में यह सहायता देती है। कौन सा प्रकार है? तीसरी बात, इसमें जो हम मूल्य एक्सेप्ट किए हुए हैं और जो हमारा आत्म प्रत्यय है, आत्म प्रत्यय को अलग से नोट कर लिया है एक लाइन में, उसको अभिव्यक्त करने में यह सहायक है। और सबसे लास्ट वाला अहम रक्षार्थ, यह हमारे अहम की रक्षा करती है। इसलिए व्यक्ति को देखोगे कई बार गलती करेगा, छुपा देगा कि नहीं, तो उसके आत्मसम्मान पे रक्षा जाएगी, उसके आत्मसम्मान पे प्रहार होगा। गलती करेगा, मानेगा नहीं, क्योंकि उसके स्वाभिमान पे प्रहार होगा। कहता है कि मैंने गलती नहीं की, तुम्हारे चलते गलती हुई है। बोलो, यह एटीट्यूड यह भी काम करता है सेल्फ डिफेंस का, ईगो डिफेंसिव। कौन सा फंक्शन है? अहम रक्षार्थ प्रकार, यह भी अभिवृत्ति काम करती है। तो ये 4 प्रमुख प्रकार हैं। डेनियल कॉज ने इन 4 प्रमुख प्रकारों की बात की है, और लोगों ने भी कुछ अलग अलग किया है। हम लोगों ने डेनियल कॉज को लिखा है यहां पर, जिनके अनुसार ये 4 प्रमुख प्रकार है, उन्हीं को विशेष बल के साथ लिखा जाता है। तो हम लोगों ने भी उसी को एडॉप्ट यहां पर किया है। इज इट क्लियर? तो आज हम लोगों ने देखा अभिवृत्ति का निर्माण, विकास और परिवर्तन। क्लियर? अभिवृत्ति का प्रकार देख लिया। ये 2 बातों की चर्चा हम लोगों ने आज की है। क्लियर है? बोलो क्लियर। शेष पक्षों को कल देखेंगे। अभी क्या है? कहां पे है? अब कहां पे है? कहां गया? तो ठीक, ये है। देखो, कई लोग ना, देखो ये आप अपने, ये सूट सबका अलग अलग करता है। ये सवाल है कि जिसको सुबह पढ़ने की आदत है वो सुबह पढ़े, कई लोगों को सुबह पढ़ने की आदत नहीं है। तो आप अपनी सुविधा देख लो। कई लोग लाइक करते हैं कि सारी दुनिया सोई हो तो हम उठ के पढ़ लें, वो भी एक पक्ष है। और कई लोग ना नाइट में पढ़ने की बहुतों की आदत रहती है। आप अपने को देखो कि आपका बॉडी किसको एडॉप्ट करने के लिए रेडी है। जबरदस्ती मत करो। और सुबह पढ़ सकते हो तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो। पहले एक बार में अचानक करोगे तो दिक्कत है। तो ये तो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट फिर भी प्रातः काल का पढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है।